हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेपी नॉवल स्टोरी में। ऐसे ही स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। 91 प्रेनियस बोल्ड लुक। रात का वक्त। कमरे का दरवाजा खोलकर अव्यान अंदर आता है। वह कमरे में देखता है तो इस वक्त कमरे में कोई भी नहीं था। अव्यान प्रज्ञा को देखने की कोशिश करते हुए अपने नजरें पूरे कमरे में घुमाता है। वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज आती है तो अव्यान समझ जाता है कि प्रज्ञा वॉशरूम में है। अव्यान बेड पर बैठकर अपने ब्लेजर को उतारकर साइड में रखता है। अव्यान अब फोन में बिजी में हो जाता है। कुछ 15 मिनट बाद वॉशरूम का दरवाजा बहुत ही धीमी आवाज के साथ खुलता है। अव्यान कैजुअली सिर उठाकर वॉशरूम की ओर देखता है। जैसे ही अव्यान उधर देखता है वह बिल्कुल जम सा जाता है। प्रज्ञा इस वक्त बस एक टॉवल में थी। उसकी टॉवल घुटने से ऊपर थी। बाल गिला था और टपकते हुए प्रज्ञा के ऊपरी खुले बदन को गिला कर था। प्रज्ञा दरवाजे से सटी हुई बहुत ही सिड्यूसिव तरीके से खड़ी होकर अव्यान को देख रही थी। प्रज्ञा सिड्यूसिव वॉक करते हुए अव्यान की ओर बढ़ती है। प्रज्ञा को इस तरह देखकर अव्यान की हालत खराब हो जाती है। अव्यान प्रज्ञा की गौरी मुलायम टांगों से होते हुए ऊपर तक देखता है। प्रज्ञा अव्यान के पास जाकर खड़ी हो जाती है और अव्यान के चेहरे के करीब झुककर उसके आंखों में देखने लगती है। अव्यान की नज़र तो अब कहीं और ही जाने लगी थी। प्रज्ञा आज बहुत ज्यादा बोर्ड लग रही थी। प्रज्ञा बहुत ही सिड्यूसिव से अव्यान के शर्ट के बटन खोलने लगती है। अव्यान तो पूरी तरह से जम चुका था। उसे तो बिल्कुल भी होश ना था। वह प्रज्ञा के बोल्ड नेचर से बहुत ज्यादा शॉक था। प्रज्ञा के बालों की पानी गर्दन से होकर नीचे टॉवल के अंदर जा रही थी। ये देखकर अव्यान ने अपनी लार गटक ली। अव्यान का शरीर गर्म सा होने लग गया। प्रज्ञा अव्यान के शर्ट को खोलकर फेंक देती है और एकदम से बेड पर धक्का देती है। अव्यान पीठ के बल बेड पर गिर जाता है। प्रज्ञा अव्यान के ऊपर आ जाती है। अव्यान खुद को संभालते हुए कहता है, ये तुम क्या कर रही हो सजनी। प्रज्ञा कुछ न कहकर अव्यान के खुले सा बड़ी इने पर किस करती है। अव्यान के शरीर में करंट सा दौड़ जाता है। अव्यान अपनी मुट्ठी कसकर अपनी आंखें बंद लेता है। प्रज्ञा अपनी उंगली सिड्यूसिव तरीके से अव्यान के चेहरे पर घुमाते हुए अपनी सरगोशी आवाज में कहती है, शश साजन, आपको पता है आप कितने ज्यादा होंठ हैं। प्रज्ञा अपन बड़ी यह लंबी सांसें भरते हुए बोली, जिससे उसकी आवाज बहुत ज्यादा सिड्यूसिव लग रही थी। कोई भी उन दोनों को सुन ले तो शर्मा कर भाग ही जाए। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है न। अव्यान हिचकिचाते हुए बोला। प्रज्ञा अव्यान का हाथ पकड़कर अपने गर्दन पर रखती है और बहुत धीरे धीरे नीचे की ओर ले जाती है। अव्यान की सांसें ये देखकर एकदम से बढ़ जाती हैं। वैसे ही प्रज्ञा की ड्रेसिंग से अव्यान की हालत पहले से खराब थी और प्रज्ञा अपनी हरकतों से उसे और ज्यादा सिड्यूस कर रही थी। प्रज्ञा अव्यान के हाथ को नीचे लेकर जा ही रही थी। तभी अव्यान अचानक ही तुरंत प्रज्ञा से अपना हाथ छुड़ाकर प्रज्ञा को साइड करता है और बैठकर गहरी सांसें लेने लगता है। प्रज्ञा अब भी नहीं मानती और घुटनों के बल खड़ी होकर अव्यान के गर्दन पर किस करने लगती है। अव्यान तुरंत रिएक्ट करके प्रज्ञा के कंधे को पकड़कर दूर करते हुए कहता है, देखो सजनी, तुम आग से खेल रही हो, जल जाओगी। प्रज्ञा अव्यान के आंखों में देखकर बहुत ही सिक्विदेव आवाज में कहती है, हाँ तो जला दीजिए न, मैं जलने के लिए तैयार हूँ। बोलते हुए प्रज्ञा अव्यान की ओर बढ़कर फिर एक बार अव्यान के शर्टलेस बदन को चूमने लगती है। इस दौरान वह अव्यान के शरीर को बहुत ही सिड्यूसली टच कर रही थी। अव्यान अब खुद को बिल्कुल भी रोक नहीं पा रहा था। एकदम से अव्यान प्रज्ञा को बेड पर पटककर उसके ऊपर आ जाता है। प्रज्ञा अव्यान को देखती है। अव्यान अब उसके कमर को पकड़कर लेटते हुए प्रज्ञा को अपने ऊपर खींच लेता है। प्रज्ञा अपने दोनों हाथ अव्यान के खुले सीने पर रख लेती है। अव्यान प्रज्ञा के मासूम से चेहरे को देखते हुए कहता है, ये क्या हरकतें हैं। प्रज्ञा अव्यान की आंखों में देखते हुए कहती है, माँ हमारे बच्चे चाहती है। प्रज्ञा की बात सुनते ही अव्यान प्रज्ञा को अपने ऊपर से हटाकर बैठ जाता है। प्रज्ञा अव्यान को दूर होता देखकर तुरंत उसे पीछे से हग करके उसके पीठ पर अपने गाल सटाकर कहती है, मैं रोज इंतजार करती हूँ उस वक्त का जब आप मुझे अपने आप से जोड़ेंगे। अव्यान कुछ पल तो फर्श को देखता है, फिर कुछ सोचते हुए अव्यान पलटकर प्रज्ञा के गाल में हाथ में रखकर बोलता है, बहुत छोटी हो तुम ये सब के लिए, मुझे सहने की हिम्मत नहीं है तुम में। मैं मम्मा से बात कर लूंगा, तुम सो जाऊं। बोलते हुए अव्यान प्रज्ञा के माथे पर किस कर लेता है। अव्यान प्रज्ञा को छोड़कर उठकर जाने लगता है कि तभी प्रज्ञा उसका हाथ पकड़कर कहती है, मैं सह लूंगी साजन। अव्यान पीछे पलटकर देखता है तो प्रज्ञा अव्यान का हाथ छोड़कर अपने टॉवल को खोलने लगती है। अव्यान प्रज्ञा के हाथ को पकड़कर थोड़ा गुस्से से कहता है, पागल मत बनो और अपनी हरकतें बंद करो। मैंने कहा न, मुझे अभी ये सब नहीं चाहिए। अव्यान के ये बोलते ही प्रज्ञा के आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह अपनी आंसू भरी आंखों से उसे देखते हुए कहती है,
मुझे पता है आप मुझे अपनाना ही नहीं चाहते, इसलिए आज तक आपने मुझे दुनिया के सामने अपनी पत्नी होने का हक नहीं दिया। आपको पता है मुझे कितनी तकलीफ होती है इन सब से। प्रज्ञा रोते हुए एकदम से कहती है, आप मेरी फीलिंग कभी समझते ही नहीं है, मैं तो आपकी कुछ नहीं लिखती न। बोलते ही प्रज्ञा रोने लगती है। अव्यान प्रज्ञा को देखकर गहरी सांस लेता है और उसके पास बैठ जाता है। अव्यान प्रज्ञा के हाथ को पकड़कर कहता है, अच्छा सुनो। अव्यान प्रज्ञा के हाथ को पकड़ रहा था लेकिन प्रज्ञा अव्यान के हाथ को झटक देती है। अव्यान फिर एक बार उसकी हाथ पकड़ता है, प्रज्ञा भी फिर एक बार उसका हाथ झटक देती है। अव्यान अब अचानक ही उसका हाथ पकड़कर अपने गोद में बिठाता है। प्रज्ञा जल्दी से मुंह फेर लेती है, अब भी उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अव्यान उसे बड़े प्यार से कहता है, अच्छा सुनो न, सुनो तो। प्रज्ञा अव्यान की ओर बिल्कुल भी नहीं देखती। अव्यान प्रज्ञा के गाल पर अपनी नाक रगड़ते हुए कहता है, गुस्सा हो। प्रज्ञा अब भी कोई जवाब नहीं देती। अव्यान प्रज्ञा के गाल पर धीरे से किस कर लेता है तो भी प्रज्ञा कोई रिएक्ट नहीं करती। 92 रेस्ट ऑफ द सिंघानिया फैमिली। अव्यान भी अब चुपचाप प्रज्ञा के चेहरे को देखता रहता है। प्रज्ञा का मुंह इस वक्त नाराजगी से फूला हुआ था। प्रज्ञा की नजरें दूसरी ओर ही थी। अव्यान कुछ पल यूं ही देखता रहता है, फिर उसके कंधे पर नाक रब करते हुए बड़े ही प्यार से कहता है, सजनी मेरी बात तो सुनो ना। प्रज्ञा दूसरी ओर ही देखती हुए नाराजगी से कहती है, जब भी मैं कहीं बाहर जाती हूँ सब मुझे किन की वाइफ समझते हैं, कब तक सहूँ मैं ये सब। मैं आपकी बनकर रहना चाहती हूँ लेकिन आप समझते ही नहीं। अव्यान बड़े प्यार से प्रज्ञा के कंधे पर किस करके कहता है, मेरी ही तो हो तुम, अब गुस्सा छोड़ भी दो। देखो मैं तुमसे कितना प्यार से बात कर रहा हूँ हम। प्रज्ञा खुद को अव्यान से छुड़ाकर उठने लगती है तो अव्यान उसे कसकर पकड़ लेता है। प्रज्ञा अव्यान से छुड़ाते हुए कहती है, छोड़िए हमें आपसे बिल्कुल भी बात नहीं करनी। अव्यान और कसते हुए उसे पकड़कर कहता है, क्यों नहीं करनी, मुझे तो करनी है, इकलौता यही तो वक्त मिलता है तुमसे बात करने का। प्रज्ञा ये सुनकर फीकी मुस्कान से कहती है, वही तो प्रॉब्लम है, आपके पास बस रात का समय होता है बात करने के लिए, दिन भर तो बस काम काम काम। मैं तो कहीं हूँ ही नहीं आपकी लाइफ में। अव्यान अपनी ही बात में फंस गया था। प्रज्ञा आगे कहती है, कभी सोचा है कि मुझे भी आपका वक्त चाहिए होता है, कभी नहीं सोचते। छोड़िए आपको कुछ बोलकर फायदा ही नहीं है। बोलते हुए प्रज्ञा के आंखों से आंसू बह जाता है। अव्यान प्रज्ञा के आंसुओं को पोंछकर उसकी गर्दन पर धीरे से किस करके कहता है, किसने कहा कि मेरी लाइफ में तब छोटी उम्र कहीं नहीं हो। बोलते हुए अव्यान नजरें ऊपर किए प्रज्ञा को देखता है। प्रज्ञा चुप रहती है। अव्यान फिर एक बार कहता है, बोलो न सजनी। प्रज्ञा अब खुद को छुड़ाकर वॉशरूम जाती है और नाइट ड्रेस पहनकर बाहर आती है। प्रज्ञा अपने बालों को सुखाती है और अव्यान को बिना देखे दूसरी ओर जाकर बेड पर लेट जाती है। अव्यान भी प्रज्ञा के नाराजगी को देखते हुए शर्ट पहनता है। प्रज्ञा अव्यान को पीट करके लेटी थी। अव्यान बेड पर जाकर प्रज्ञा के करीब लेटता है और कंधे को प्यार से पकड़कर कहता है, बहुत गुस्सा हो। प्रज्ञा अपनी आंखें बंद की हुई बिल्कुल चुप रहती है। अव्यान अब प्रज्ञा के कान पर किस करके कहता है, इतना गुस्सा, हाय लगता है दूसरी वाइफ लाना पड़ेगा बात करने के लिए। दूसरी वाइफ लाऊंगा तो एडजस्ट कर लोगी न सजनी। प्रज्ञा ये सुनकर गुस्से से अव्यान को धक्का देती है। अव्यान मुस्कुराता हुआ उसे जकड़ लेता है और फिर से कहता है, कितना अच्छा होगा ना, मैं बीच में रहूंगा और एक तरफ तुम और दूसरी तरफ वो। सुबह तुम मेरे लिए नाश्ता लाओगी, रात को वो मुझे खाना देंगी। क्या ख्याल है। अव्यान सहस्त्रा के पेट पर हाथ ले जाकर आगे कहता है, रात में 10 से 2 तुम्हें प्यार करूंगा और 2 से 6। उसके आगे अव्यान कुछ कहता, तभी प्रज्ञा पलटकर अव्यान को गुस्से से घूरती है। अव्यान प्रज्ञा के गुस्से से भरे चेहरे को देखता है। प्रज्ञा एकदम गुस्से से कहती है, मेरे सिवाय किसी को छूने की कोशिश की न तो जान ले लूंगी आपकी। अव्यान एकटक प्रज्ञा के आंखों में देखता है। प्रज्ञा के एक्सप्रेशन एकदम से इमोशनल हो जाते हैं। वह इमोशनल होकर कहती है, मैं हमेशा आपके पीछे भागती हूँ इसलिए आप मेरी कदर नहीं करते है न। लेकिन मैं पापा मम्मी के प्यार को भूला कर अब बस आपका प्यार चाहती हूँ। मुझे उनकी बहुत याद आती है, इतनी याद आती है कि कभी कभी लगता है खुद भी उनके पास चली जाऊं। उनको याद करके पल पल घुट कर रोती हूँ। बोलते हुए प्रज्ञा रोने लगती है। प्रज्ञा ये सब इतना ज्यादा दर्द में कह रही थी कि किसी के भी आंसू बह जाएं। अव्यान बड़े प्यार से प्रज्ञा को अपने सीने से लगाता है। प्रज्ञा अव्यान को कसकर पकड़ फूट फूट कर रोने लगती है। अव्यान प्रज्ञा के बालों को सहलाते हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है। बहुत देर तक रोती रहने के बाद प्रज्ञा नींद के आगोश में चली जाती है। अव्यान उसके भारी सांसों को महसूस करते हुए चेहरे को दिखता है। प्रज्ञा के चेहरे में इस वक्त दर्द के आंसू थे। अव्यान बड़े ही प्यार से प्रज्ञा के आंसू पोंछता है और उसके माथे पर किस करके उसे बाहों में भरते हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है।
सुबह एक कमरे में बेड पर एक लड़की अपने नींद के आगोश में खोई हुई थी। उसका चेहरा बालों से ढका हुआ था। कमरे में एक लड़का दरवाजा खोलकर आता है और उस लड़की की ओर देखता है। उसे प्यार से कुछ पल देखने के बाद वह लड़का सूरज की रोशनी को रोकते पर्दे को हटाता है। जैसे ही वह हटाता है, कब से बेकरार सूरज की रोशनी रोशन होने के लिए खड़ी थी, वह तुरंत अंदर आकर सभी ओर फैल जाती है। वह लड़की रोशनी से कुसुमसाते हुए दूसरी ओर करवट करके सो जाती है। उसकी यह हरकत देख वह लड़का बेड पर घुटनों पर चढ़कर उसके चेहरे के करीब जाता है। वह लड़का उस लड़की के बालों को चेहरे से हटाता है। वह लड़की नींद में ही कहती है, शिवा प्लीज मुझे परेशान मत करो, ये दोनों लड़का लड़की और कोई नहीं, शिवा और अनु है। शिवा अनु के गालों को धीरे धीरे सहलाने लगता है। अनु परेशान होकर अपना चेहरा तकिए में छिपाती है। अनु की इस हरकत से शिवा अब उसके कान के पास जाकर धीरे से कहता है, तुम उठो या फिर मैं। इतने बोलकर शिवा कंबल हटाकर अनु को गुदगुदी करता है। अनु हंसते हुए तुरंत शिवा से दूर होती है। अनु अपनी हंसी रोककर घूरते हुए शिवा को देखती है। शिवा मुस्कुराते हुए कहता है, जल्दी से रेडी हो जाओ, हमें ऑफिस जाना है मैम। अनु तुरंत नाराजगी से शिवा को कहती है, प्लीज शिवा मैम मत बोला करो। शिवा मुस्कुराते हुए हाँ कहता है। अनु बेड पर फिर से लेटने वाली होती तभी शिवा अनु से कहता है, कोशिश भी मत करना, चुपचाप जाओ और तैयार हो जाओ। अनु मुंह बनाकर बोरियत से बेड से उठती है क्योंकि वह जानती थी शिवा उसे कभी सोने नहीं देगा। अनु वॉशरूम चली जाती है। शिवा कबर्ड से अनु के लिए कपड़े निकालकर बेड पर रखता है। उसके साथ फाइल और घड़ी भी रखता है। इतना करके वह एक नज़र वॉशरूम की ओर देखता है, फिर उसकी नज़र टेबल पर रखी अनु की फोटो पर जाती है। आज भी शिवा ने अपने दिल की बात अपने सीने पर ही दफन करके रखी थी। शिवा को आज भी अनु से अपनी दिल की बात बोलने में डर लगता था और अब तो वह अनु के परिवार के साथ ही रहता था। शिवा अनु के फ्रेम फोटो को पकड़कर उसे बड़े प्यार से छूता है और आखिर में धीरे से अपने होंठ से अनु की फोटो को चूम लेता है। शिवा फ्रेम को टेबल पर रखकर एक नज़र वॉशरूम के दरवाजे को देखता है, फिर बाहर निकल जाता। शिवा अनु के कमरे से निकलकर बाहर आया ही था, तभी उसकी नज़र सामने सी आती एक औरत पर पड़ी। वह औरत सपना थी। सपना शिवा को देखकर पास आकर कहती है, अनु उठी। शिवा तुरंत हाँ में सिर हिलाकर कहता है, जी आंटी, मैंने अभी उसे उठाया। सपना ये सुनकर राहत की सांस लेती है। कुछ सोचते हुए वह कहती है, अच्छा फिर मैं नाश्ता लगा रही हूँ। शिवा बस सर हिलाता है तो सपना भी अब वहाँ से चली जाती है। शिवा भी वहाँ से जाता है। कमरे में एक बहुत ही बुजुर्ग औरत बेड पर लेटी थी और उसके पास एक औरत थी। बेड पर लेटी औरत अरुणी देवी थी, जिसकी उम्र 100 से ज्यादा हो गई थी। उनके सामने इस वक्त प्रीत बैठी थी, जो कुछ दवाई को चैंट कर रही थी। दवाइयों को चैंट करते हुए वह खुद से कहती है, हमने अर्जुन से कल ही कहा था कि ये दवाई खत्म हो गई है, लेकर आए। इन्हें भी न कुछ याद ही नहीं रहता। ये बोलते हुए प्रीत अर्जुन को मन ही मन डांटती है। तभी अंदर आती हुई उसे एक आवाज सुनाई देती है, अकेले अकेले किसकी बुराई की जा रही है। प्रीत इस आवाज को बहुत अच्छे तरीके से पहचानती थी। वह मुंह बनाकर पीछे पलटकर कहती है, माँ, दादी की शाम वाली दवाई खत्म हो गई है। हमने अर्जुन को दवाई लेने के लिए कहा था, लेकिन शायद भूल गए। हमेशा कुछ न कुछ भूल जाते हैं। विशाखा मुस्कुराते हुए प्रीत की ओर जाती है और बेड पर बैठ जाती है। आप मुस्कुरा क्यों रही हैं माँ? प्रज्ञा थोड़ा चिढ़कर कहती है। विशाखा प्रीत की ओर नजरे की एक मुस्की मारती है, फिर कहती है, बस यूं ही खोई हुई मुस्कुराहट को वापस लाने की कोशिश कर रही हूँ। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। विशाखा के छिपे शब्द प्रीत से छुपे ना रह सके, पर वह कुछ बोली नहीं, बस विशाखा को देखती रहती है। विशाखा चेहरे पर मुस्कुराहट लिए कहती है, काव्या की याद आ गई थी हमें, वो भी इसी तरह आदि की शिकायत किया करती थी। एक पल के लिए विशाखा की मुस्कुराहट उनके चेहरे पर खो जाती है, लेकिन पल भर में खत्म भी हो जाती है। प्रीत बिल्कुल चुप रहती है और विशाखा को देखती रहती है। उन दोनों ही अपने सिचुएशन पर खोई थी कि तभी बाहर से सपना की आवाज आई, सभी नाश्ता करने आए, नाश्ता लग गया है। विशाखा और प्रीत दोनों बाहर देखते हैं और फिर अरुणी देवी को एक नज़र देखकर उठकर चले जाते हैं। अरुणी देवी के उठने का समय बहुत देर थी, क्योंकि उम्र बहुत ज्यादा होने के कारण उनकी आंखें नहीं खुला करती थी। बाहर डाइनिंग टेबल पर इस वक्त सभी ही अपने कमरे से आ रहे थे। उनमें से अनु बिजनेस सूट में थी और शिवा ने भी फॉर्मल कपड़े पहने थे। अनु भी बिजनेस वुमेन थी और शिवा उसका असिस्टेंट था। वैसे तो अनु ने उसे पार्टनर बनने के लिए कहा था, लेकिन शिवा ने अपनी हैसियत को देखकर जॉब चुनी। वह मालिक नहीं बनना चाहता था, बल्कि मेहनत करके अपने दम पर कमाना चाहता था। अनु और शिवा डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं। एक ओर से अनुराग और पृथ्वीराज कुछ बातें करते हुए आ रहे थे। सपना सबको देखते हुए प्लेट लगाती है। प्रीत भी उसके साथ देते हुए कहती है, चलो मैं भी हेल्प कर देती हूँ।
पृथ्वीराज, अनुराग, शिवा, अनु, विशाखा की प्लेट लगते ही प्रीत को कुछ ख्याल आता है। वह एकदम से कहती है, अर्जुन और अप्री कहाँ रह गए? प्रीत के सवाल से सब एक दूसरे को देखते हैं। वहीं अनुराग की नज़र डाइनिंग टेबल से होकर एक चेयर पर पड़ती है। चेयर को देखते ही अनुराग एक कमरे की ओर देखता है। कमरे को देखते हुए अनुराग की आंखों में एक दर्द सा नजर आता है। सपना अनुराग के पास खड़ी होकर उसके कंधे को पकड़ लेती है। अनुराग सिर उठाकर सपना को देखता है तो सपना धीरे से अपनी पलकें झपका देती है। अब भी अनुराग के आंखों में दर्द कम नहीं हुआ था। वह सपना से नजरें हटाकर नजरें झुकाए बैठ जाता है। वही कमरे में अप्रीता इधर से उधर भागते हुए हंस रही थी। उसके पीछे एक आदमी उसे पकड़ने के लिए दौड़ रहा था। अप्रीता सोफे के पीछे जाकर हंसते हुए कहती है, पापा पकड़िए मुझे। वह आदमी अर्जुन था जो अपनी नटखट सी बेटी के साथ सुबह सुबह खेल रहा था। अर्जुन सोफे के पीछे जाते हुए कहता है, प्रिंसेस आज तो तुम्हें पकड़ कर ही रहूंगा। अप्रीता जल्दी से वहां से भाग जाती है और बेड पर चढ़ जाती है। अप्रीता अपने पापा या कहे पूरे घर में शैतानी लड़की के नाम से जानी जाती थी। अप्रीता अर्जुन से खुद को बचा ही रही थी, तभी बैग के कोने पर उसका पैर अचानक मुड़ जाता है। ये देखकर अर्जुन जोर से चिल्लाता है, प्रिंसेस। अप्रीता गिरती उससे पहले उसे कोई दो मजबूत हाथ के सहारे गोद में उठा लेता है। अप्रीता सीधा उसके गोद में गिर जाती है। अप्रीता डर से अपनी आंखें बंद की हुई कसकर उसे पकड़ लेती है। 93 रूडर अव्या एंड रोवंश। अप्रीता जैसे ही गिरने को होती है तभी उसे कोई अपने गोद में उठा लेता है। अप्रीता को गोद में उठाने वाला दिखने में टॉल, हॉट, हैंडसम लड़का था। अप्रीता ने जो डर से अपनी आंखें बंद करके रखी हुई थी वह अपनी आंखों खोलकर उसे देखती है। अर्जुन परेशान होकर आते हुए कहता है, प्रिंसेस। अप्रीता अपने गर्दन मोड़कर अर्जुन को देखती है। तब तक अर्जुन उसके करीब आकर कहता है, तुम ठीक हो? थैंक गॉड आयुष तुम आगे, वरना पता नहीं प्रिंसेस का क्या होता। अर्जुन अप्रीता को पकड़े उस लड़के से कहता है, ये लड़का आरुष है जिसकी पर्सनैलिटी अनुराग से खूब मिलती है। आखिर बेटा भी तो अनुराग का है। बस बात इतनी है कि यह लड़कियों से दूर नहीं रह पाता। जैसे पहले अनुराग रहा करता था वैसा आरुष बिल्कुल भी नहीं था। आरुष हमेशा नई नई लड़कियों के साथ डेट करता हुआ देखा जाता। आरुष अप्रीता को गोद से नीचे उतारता है और उसके गाल पर हाथ रखे कहता है, टेक केयर लिटिल सिस्टर। आरुष के ये बोलते ही अप्रीता बस हाँ में सिर हिला देती है। अर्जुन अप्रीता को अच्छे से देखता है, ये सोचकर कि कहीं अप्रीता को लगी तो नहीं है। अप्रीता अर्जुन को विश्वास दिलाते हुए कहती है, आई एम फाइन पापा। ये सुनते ही अर्जुन को राहत मिलती है। वो तुरंत ही अप्रीता के माथे पर किस कर लेता है। आरुष दोनों को देखकर कहता है, एंड या बिग फादर नीचे बिग मदर दोनों को ही ढूंढ रही है। सो अभी प्यार का सेशन बंद करो और नाश्ता करने चलो। अप्रीता आरुष को देखकर मुंह बनाते हुए कहती है, आप पापा और मेरे प्यार से चिढ़ते हो? आरुष थोड़ा फ्रस्ट्रेट होकर बोलता है, मुझे प्यार शब्द से ही चिढ़ है। हाँ ये सच था कि आरुष को प्यार पर भरोसा नहीं था। क्यों नहीं था ये तो वही जाने। अर्जुन आरुष को चिढ़ा हुआ देखकर कहता है, एक दिन में 2-3 लड़कियों के साथ डेट करने वाले पर यार के बारे में क्या जाने। आरुष बोरियत सा मुंह बनाकर कहता है, जिंदगी भर तो एक ही लड़की के साथ शादी करके रहना है, इसलिए जब तक शादी न हो तब तक हर एक लड़की के साथ डेट करते रहो। इट्स नॉट अ बिग डील। अर्जुन नाकारी से सर हिला देता है। अप्रीता दोनों को बारीक बारी से देखती है और फिर थोड़ी सीरियस होकर कहती है, आप दोनों की आर्ग्यूमेंट हो गई होंगी तो चलिए नाश्ता करने। आरुष फीका सा रिएक्शन देकर बाहर निकल जाता है। अर्जुन सर हिलाते हुए धीरे से खुद में बड़बड़ाता है, अनुराग तो इसकी उम्र में डेट का मतलब तक नहीं जानता था और ये 100 से ज्यादा लड़कियों को डेट कर चुका है, इसका कुछ नहीं हो सकता। अप्रीता अर्जुन को बड़बड़ाता हुआ देखकर पूछती है, अकेले में क्या बड़बड़ा रहे हैं पापा? अर्जुन तुरंत न में सर हिला देता है। अर्जुन और अप्रीता भी अब नीचे चले जाते हैं। अभी इस वक्त डाइनिंग टेबल पर पृथ्वीराज, विशाखा, अर्जुन, प्रीत, अनुराग, सपना, अनु, शिवा, आरुष और अप्रीता मौजूद थे। सभी बातें करते हुए बड़े ही खुशी से नाश्ता कर रहे थे। अनुराग नाश्ता करके उठकर हाथ धोने के लिए जा रहा होता है, पर तभी उसके सामने एक आदमी आ जाता है। अनुराग उसे देखता है तो ये रूहान था, जिसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे सिवाय नफरत के। इस वक्त रूहान के आंखों में अनुराग के लिए सिर्फ नफरत झलक रही थी, जो अनुराग के दिल को टुकड़ों में बांट रही थी। रूहान अनुराग से दूर होकर डाइनिंग टेबल के ओर जाता है तो वहीं अनुराग दर्द से रूहान को देखता रहता है। उसके आंखों में रूहान से बात करने की तड़प थी, लेकिन रूहान ने तो अनुराग को अपना दुश्मन समझ लिया था। रूहान जाकर सीधा डाइनिंग टेबल पर बैठता है और खुद नाश्ता सर्व करता है। सपना रूहान के लिए गिलास में जूस निकालकर रखती है, पर रूहान नाश्ता को खाकर उस जूस को छोड़कर दूसरे गिलास में जूस निकालता है और पीने लगता है। सभी रूहान के हरकत को नोटिस कर रहे थे।
रोहन नाश्ता करने के बाद टेबल से उठकर बिना किसी से कुछ कहे, बिना किसी को देखे सीधा अपने कमरे में जाता है। ये वही कमरा था जिसे अनुराग देख रहा था। विशाखा रोहन के कमरे की ओर देखती रहती है। वही सपना बस उस जूस को देख रही थी जो उसने रोहन के लिए निकाली थी। देखते ही देखते अचानक सपना के आंसू की एक बूंद उस जूस पर टपक जाती है। दूसरी तरफ आव्या कमर पर हाथ रखे बस स्टैंड के पास खड़ी थी। उसने इस वक्त जींस और टॉप पहनी थी। उसके आंखों पर ब्लैक गॉगल्स थी और वह बार बार टाइम को देख रही थी। आव्या अपने फोन को अपने हाथ में मारते हुए मुंह बनाते हुए इधर उधर देखने लगती है। अचानक उसकी नजर आती हुई कार पर पड़ती है। कार को देखकर आव्या के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। कार आव्या के पास आकर रुकती है। रुकते ही कार से रुद्र बाहर आता है। उसने इस वक्त ब्लैक टी शर्ट और ब्लैक जींस पहनी थी। उसके बाल बहुत अच्छे से सेट थे और आगे के 3 बटन खुले हुए थे। रुद्र आव्या के पास जाने के लिए आगे बढ़ता है, तभी वहां और एक कार रुकती है। इस बार कार से ध्रुवंश बाहर निकलता है। उसने भी इस वक्त ब्लैक शर्ट और फॉर्मल पैंट पहनी थी। उसके भी बाल बहुत अच्छे से सेट थे। ध्रुवंश के शर्ट की भी आगे की बटन खुले थे। उसके बीच ध्रुवंश ने चश्मा लटका रखा था। आव्या उसे देखते ही खुश हो जाती है और जल्दी से उसकी ओर बढ़कर उसका हाथ पकड़ रुद्र के पास ले आती है। आव्या एक साथ दोनों को बारी बारी से गले लगाती है। आज आव्या ने दोनों के झगड़े को सुझाने के लिए ये तरकीब अपनाई थी, दोनों को आमने सामने लाकर। ध्रुवंश नफरत से रुद्र को घूर रहा था तो वही रुद्र का कोई खास रिएक्शन नहीं था। आव्या दोनों को देखते हुए कहती है, आज तुम दोनों को मेरे साथ वक्त बितानी है और जो भी झगड़ा है उन्हें खत्म भी करनी है, उसके बाद दोस्ती करनी है। आव्या की बात सुन ध्रुवंश बुरा सा मुंह बनाकर रुद्र को देखता है। उसी वक्त आर्या को कॉल आता है जिस कारण आध्या उन दोनों से थोड़ी दूर हो जाती है। आर्या को दूर देखकर ध्रुवंश रुद्रपुर बोरियत से देखते हुए धीरे से खुद में बड़बड़ता है, मैं और इसके साथ दोस्ती करूंगा। दोस्ती उससे की जाती है जो लायक हो। ध्रुवंश ने इतनी धीरे से भी नहीं कही थी कि रुद्र ना सुन सके। रुद्र सुना। रुद्र ने सुनते ही फटाक से जवाब दिया, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे साथ दोस्ती करने की, वो तो बेबी गर्ल की वजह से मुझे यहाँ आना पड़ा। अगर मुझे पता होता कि ऐसा कुछ कर रही है तो मैं कभी नहीं आता। बोलते हुए रुद्र के जवान पर एक एटीट्यूड था जो ध्रुवंश बहुत अच्छी तरीके से समझ रहा था। सभी बातों में ध्रुवंश को एक ही बात सुनाई दी और वह है रुद्र का आव्या को बेबी गर्ल कहना, जिससे उसके अंदर एक आग सी लगी। ध्रुवंश रुद्र पर भड़कते हुए कहता है, वो तुम्हारी कोई बेबी गर्ल नहीं है, उसका नाम आव्या है, आव्या सिंघानिया, इसलिए तुम उसे आव्या ही बुलाऊं। रुद्र अब चुप था। आव्या फोन पर बात कर रही थी। जब वह बहुत देर तक ऐसे ही बात करती रही तो ध्रुवंश उसे बुलाते हुए कहता है, ट्यूलिप जल्दी करो ना। आव्या बस अपने हाथ दिखाते हुए 5 मिनट दर्शाती है। वहीं तभी ध्रुवंश को रुद्र की आवाज सुनाई देती है, जो बोल रहा था, वह भी तुम्हारी कोई ट्यूलिप नहीं है, वो मेरी बेबी गर्ल है। ध्रुवंश भी कुछ कम नहीं था, वह भी तुरंत ही कहता है, नो इट्स माई ट्यूलिप। उधर रुद्र फिर से कहता है, नो इट जस्ट माई बेबी गर्ल। जैसे छोटे बच्चे एक खिलौने के लिए लड़ते हैं, इसी तरह से ध्रुवंश और रुद्र इस वक्त लड़ रहे थे, बिल्कुल बच्चों की तरह। जहां ध्रुवंश आव्या को अपनी ट्यूलिप कहे जा रहा था, वहीं रुद्र आव्या को अपनी बेबी गर्ल कह रहा था। जब दोनों में से एक ही टॉपिक पर कोई चुप नहीं होता तो ध्रुवंश सोचते हुए कहता है, मैं ट्यूलिप को बचपन से जानता हूं, तब से वह मेरी ही है। वही रुद्र बड़े ही एटीट्यूड से जवाब देता है, जो गया वो गया, अब इन फ्यूचर वो मेरी है और मेरी ही रहेगी। अल्पविराम। बस स्टैंड पर खड़े लोग तो उनकी आर्ग्यूमेंट बस देखते जा रहे थे, जैसे रोड पर कोई शो चल रहा हो। कोई भी अपनी पलकें तक नहीं झपका रहा था। उनकी आर्ग्यूमेंट ज्यादा इंटरेस्टिंग थी कि लोग उन्हें देखना छोड़कर जा ही नहीं पा रहे थे। मतलब इतनी डेंजर ऑरा होने के बावजूद दोनों इस वक्त बहुत ही कॉमेडियन लग रहे थे, से लड़ते हुए। जैसे जब कोई माँ अपने 2 बच्चों को अकेले छोड़ देती है तो वो बच्चे छोटी छोटी बात पर बिना कोई मतलब के लड़ते हैं। हमारे ध्रुवंश और रुद्र भी इस तरह ही कर रहे थे। ध्रुवंश कहता है, ट्यूलिप ने कभी तुम्हें मेरा कहा है जैसे कि रुद्र मेरा है? नहीं कहा होगा ना, पर मुझे कहा है, वह मुझे हमेशा कहती है, मेरा बच्चा मेरा अंश। बोलते हुए ध्रुवंश के होठों पर जीत वाले मुस्कान आ जाती है। दोनों की बहस और बढ़ती उससे पहले आव्या फोन को पॉकेट में रखकर दोनों के पास आती है। आव्या एक्साइटेड होकर कहती है, चलो शॉपिंग मॉल से स्टार्ट करते हैं। आव्या की बात सुनकर रुद्र और ध्रुवंश दोनों बड़ी यह जाने के लिए अपनी अपनी कार की ओर बढ़ जाते हैं। आव्या दोनों को बारीक बारी से देखती है। रुद्र और ध्रुवंश दोनों कार के गेट के पास पहुंचकर आव्या को देखकर कहते हैं, चलो। आव्या फिर एक बार रुद्र की कार को देखती है, फिर ध्रुवंश रुद्र की कार को देखते हुए कहता है, ट्यूली, पर मैं उस खटारे कार पर नहीं जाने वाला। अपनी कार के बारे में खटारा सुनकर रुद्र ध्रुवंश को घूरता है, फिर ध्रुवंश की कार को देखकर कहता है, मैं भी तुम्हारे बेकार सी कार में नहीं जाने वाला।
रुद्र को नजरअंदाज करके ध्रुवंश कहता है, ट्यूलिप तुम इसे कहो कि तुम मेरी कार में आ रही हो। ओह हेलो, मेरी बेबी गर्ल सिर्फ मेरे साथ जाएंगी, शी इज माई गर्लफ्रेंड। रुद्र अपना रौब दिखाते हुए कहता है तो ध्रुवंश भी एकदम से कहता है, एंड शी इज माई सिस्टर। दोनों की बकवास सुनकर आव्या जोर से चिल्लाती है, चुप करो तुम दोनों, मैं तुम दोनों में से किसी के कार में नहीं जाने वाली। आव्या के बोलते ही दोनों एक साथ आव्या को देखते हैं। आव्या दोनों को देखते हुए कहती है, मैं बस में जाऊंगी, इनफैक्ट तुम दोनों भी मेरे साथ बस में जाओगे। जैसे ही आव्या ये कहती है दोनों के ही चेहरे पर बहुत अजीब एक्सप्रेशन आ जाते हैं। आज तक दोनों ऑटो में नहीं बैठे थे और आव्या उन दोनों को धक्का खाती बस पर चलने को कह रही थी। दोनों में से कोई कुछ बोल पाता, उसी पल बस आकर खड़ी हो जाती है। आव्या दोनों को देखते हुए कहती है, चलो। बोलते ही आव्या बस में चढ़ जाती है। रुद्र एक नज़र बस को घूरता है और फिर जाकर चढ़ जाता है। ध्रुवंश भी बस में चढ़ जाता है। बस इस वक्त फुल थी, उसमें कोई सीट नहीं थी, जिस वजह से तीनों ही बस पर खड़े हुए थे। ध्रुवंश भीड़ से होकर आव्या के पास खड़ा हो जाता है। तीनों की पोजीशन ऐसी थी कि आव्या रुद्र और ध्रुवंश के बीच खड़ी थी। आव्या के होठों पर मुस्कान थी क्योंकि वह इस वक्त माफिया किंग और माफिया टाइगर को बस में खड़ा करके सफर करवा रही थी, जो बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड थी। विस्मयादिबोधक चिन्ह। 94 कबाब हड्डी। मॉल में आव्या अपनी शॉपिंग व्यस्त पड़ी हुई थी। रुद्र और ध्रुवंश आव्या को ही देख रहे थे। आव्या एक ड्रेस लेकर ध्रुवंश को दिखाते हुए कहती है, अंश देखो ये कैसा है। ध्रुवंश मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला देता है। ध्रुवंश के कहते ही रुद्र बुरा सा एक्सप्रेशन देते हुए धीरे से कहता है, कितनी बकवास चॉइस है। भले आव्या यह नहीं सुनती पर ध्रुवंश सुन लेता है। सुनते ही वह रुद्र को घूरता है। रुद्र बड़े ही स्टाइल से ध्रुव को नजरअंदाज कर देता है। आव्या अब रुद्र को दिखाते हुए कहती है, रुद्र तुम बताओ कैसा है। रुद्र बिना सोचे तुरंत बोल देता है, बहुत बकवास है। आव्या ये सुनकर दुखी सा मुंह बना लेती है क्योंकि उसे वह पसंद था, लेकिन ऐसे रुद्र कहने पर उसे अच्छा नहीं लगता। आव्या उदास होकर कहती है, लेकिन ये मुझे पसंद है, तुम मेरे चॉइस को बकवास कह रहे हो। ध्रुवंश ये सुनकर मुंह छुपाए हंसने लगता है क्योंकि रुद्र फंस चुका था। वैसे तो रुद्र ने यह इसीलिए बकवास कही थी क्योंकि ध्रुवंश ने ठीक कही थी, लेकिन उसे क्या पता था आव्या को ये चीज पसंद है। आव्या रुद्र को नाराजगी से देखती है, जिस पर रुद्र अपना एटीट्यूड बरकरार रखते हुए कहता है, अगर पसंद था तो पूछने की क्या जरूरत है, चुपचाप ले लेती। अब भाई रुद्र तो अलग ही पर्सनैलिटी का है, जिसे मनाना तो बिल्कुल नहीं आता, चाहे कोई रूठे या चाहे कोई गुस्सा हो। आव्या उसे बुरी तरह से घूरती है। रुद्र उसे नजरअंदाज करते हुए दूसरी तरफ देखने लगता है, जिस पर ध्रुवंश आव्या को रुद्र की ओर भड़काते हुए कहता है, दूसरों को दर्द देने वाला इंसान किसी की फीलिंग को क्या ही समझे। रुद्र भी तुरंत ही ध्रुवंश को टीस करते हुए कहता है, तुम कौन सा मरहम देते हो, मैं तुम्हारी तरह तो नहीं हूं जिससे प्यार करो उसे ही दर्द दो। ध्रुवंश एकदम से रुद्र को याद दिलाते हुए कहता है, जिस पर रुद्र भी ध्रुवंश को जवाब देता है, जिस बारे में कुछ पता ना हो उसके बारे में बात करना भी नहीं चाहिए। आव्या दोनों को इस वक्त घूर रही थी। वह एकदम से गुस्से से कहती है, मैं भी यहाँ हूँ और मैंने तुम दोनों को झगड़ा करने के लिए नहीं कहा है। रुद्र और ध्रुवंश अब एक दूसरे से मुंह फेर लेते हैं, जिसे देख आव्या दोनों को कहती है, दोनों एक दूसरे को सॉरी बोलो। अभी मैं इससे नहीं बोलने वाला। ध्रुवंश तुरंत कहता है तो रुद्र भी बोरियत से कहता है, हाँ तो मैं कौन सा बोलने वाला हूँ। इतना बोलते ही दोनों अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं। आव्या अपना सर पकड़ के दोनों को देखती रह जाती है। कुछ शॉपिंग करने के बाद तीनों वहां से निकल जाता है। अब पारी मूवी की थी। तीनों थिएटर में बैठते हैं। आव्या बीच में, एक तरफ ध्रुवंश और एक तरफ रुद्र बैठता है। इस वक्त पर्दे पर हॉरर मूवी चल रही थी। हॉरर सीन को आव्या बहुत ही मजे से एंजॉय कर रही थी क्योंकि उसे हॉरर मूवी पसंद थी। रुद्र तो मूवी देखने के बजाय अपने फोन में देख रहा था क्योंकि उसे मूवी में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। ध्रुवंश आव्या के साथ मूवी देख रहा था क्योंकि हमेशा दोनों ऐसे देखते ही रहते हैं। कुछ देर बाद ध्रुवंश आव्या को वॉशरूम का बोलकर चला जाता है। ध्रुवंश को गया हुआ देखकर रुद्र भी एक पल स्क्रीन की ओर देखता है, जिस पर इस वक्त रोमांटिक सीन दिख रही थी। आव्या पॉपकॉर्न धीरे धीरे खाते हुए रोमांटिक सीन को बहुत गौर से देख रही थी। रुद्र की नजरें तो बस आव्या के खाने की वजह से हिलते होंठ पर जा रही थी। होठों को देखते हुए रुद्र का गला सूख रहा था। वह आव्या के अट्रैक्टिव होठों को चूमने के आगे बढ़ने लगता है। आव्या का तो इसका जरा भी ध्यान नहीं था। रुद्र के होठ आव्या के गाल को छूने ही वाले हैं कि तभी ध्रुवंश खांसते हुए चेयर पर बैठता है, जिसे देखकर रुद्र बुरी तरह से ध्रुवंश को घूरता है। ध्रुवंश उसे देखकर आई विंक करता है और मन ही मन कहता है, मैं रहूं और तुम्हें किस करने दूं। नेवर। रुद्र आव्या से दूर होकर गुस्से से बैठ जाता है।
मूवी खत्म होते ही थिएटर से निकलकर आव्या रुद्र और ध्रुवंश को शॉपिंग बैंक पकड़ाते हुए कहती है, इसे नीचे मत रखना। दोनों को बैंक पकड़ाकर आव्या वॉशरूम चली जाती है। ध्रुवंश रेलिंग पकड़कर मॉल के पूरा एरिया को देखने लगता है तो वहीं रुद्र आव्या के सामान को लेकर ही वॉशरूम की ओर चला जाता है। वॉशरूम के पास पहुंचते ही वहां धीर दौड़ते हुए आता है। रुद्र धीर को सामान पकड़ाते हुए कहता है, गलती से भी नीचे रखा तो तुम्हें ऊपर पहुंचा दूंगा। धीर डर कर जल्दी जल्दी सिर हिलाता है। रुद्र वॉशरूम के अंदर जाता है। एक तरफ मेल लिखा था और दूसरी तरफ फीमेल। रुद्र फीमेल वॉशरूम के साइड में दीवार से सटकर खड़ा हो जाता है। कुछ देर में आव्या बाहर निकलती है तभी रुद्र आव्या की बाजू पकड़कर खींच लेता है। आव्या रुद्र को हैरानी से देखती है। रुद्र आव्या की कमर को पकड़कर अपने आप से सटा लेता है। आव्या वॉशरूम के दरवाजे को देखकर कहती है, क्या कर रहे हो, ये वॉशरूम है। रुद्र आव्या के गाल पर हाथ रखकर होठों को सहलाने लगता है। आव्या रुद्र के चेहरे को देखती है जिसकी नजरें बस आव्या के होठों पर थीं। आव्या रुद्र के नजर को देख हिचकिचाते हुए कहती है, रुद्र प्लीज यहाँ नहीं। रुद्र आव्या के होठों को धीरे से दबाते हुए कहता है, तो कहाँ बेबी गर्ल, और कहीं भी कर सकता हूँ लेकिन वक्त लगेगा सब कुछ उतारने के लिए। आव्या चौंक कर कहती है, व्हाट। रुद्र आव्या के पास झुककर उसके कान में धीरे से कहता है, इतनी भोली नहीं हो कि मेरी बात न समझ सको। बोलते ही रुद्र आव्या के कान को धीरे से बाइट कर लेता है। आव्या का पूरा शरीर सिहर उठता है। रुद्र के इतने करीब होने पर आव्या की धड़कन बहुत तेजी से धड़क रही थी जिससे उसका सीना ऊपर नीचे हो रही था। रुद्र आव्या के सीने को एकटक देखने लगता है। रुद्र की नजरों को देखकर आव्या की धड़कनें और ज्यादा बढ़ जाती हैं। रुद्र अब आव्या के चेहरे को देखता है फिर उसके होठों की ओर बढ़ने लगता है। रुद्र आव्या के होठों को अपने गिरफ्त में लेने के लिए बेकरार था। वह आगे बढ़कर उसके होठों से अपने होंठ सटा तो लेता है लेकिन वह होठों को मूव करता उससे पहले वॉशरूम का दरवाजा धड़ाम से खुलता है। आव्या झटके से रुद्र को धक्का देती है। रुद्र एक कदम पीछे हो जाता है। रुद्र और आव्या दोनों दरवाजे की ओर देखते हैं। दरवाजे पर ध्रुवंश खड़ा था। ध्रुवंश को देखते ही रुद्र बुरी तरह से चिढ़ जाता है। आव्या अपने आप को सही करते हुए जल्दी से वॉशरूम से निकल जाती है। आव्या के पीछे ध्रुवंश भी जाता है। रुद्र अपने होठों को जीभ से लिंक करते हुए धीरे से कहता है, कबाब में हड्डी। वहीं दूसरी ओर स्वर्णा और प्रन्या बचपन के यादों को ताज़ा करते हुए एक साथ बाहर आए हुए थे। स्वर्णा प्रन्या से कहती है, भाभी बोलने का तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। प्रन्या उसे तुरंत कहती है, हाँ तो किसने कहा कि भाभी बुलाऊं, मुझे भी तो सुनने में बहुत अजीब सा लग रहा है। बोलते हुए प्रन्या अजीब सा मुंह बनाती है। तभी दोनों के पास उनका ऑर्डर आ जाता है। जहां प्रन्या ने पिज्जा मंगाई थी तो वहीं स्वर्णा ने बर्गर मंगाई थी। प्रन्या पिज्जा की स्लाइस उठाते हुए कहती है, और कितना पढ़ने का इरादा है। मुझे तो पापा की तरह एक्टर बनना था लेकिन अब लगता नहीं है ऐसा कुछ करूंगी। क्यों? स्वर्णा बर्गर खाते हुए एकदम से पूछती है, जिस पर प्रन्या मुंह बनाकर कहती है, साजन से बात करने की सोच रही हूँ लेकिन मुझे डर लग रही है। पता तो है मैं बचपन से उनसे डरती थी, अब डर खत्म हुआ है लेकिन थोड़ा थोड़ा अब भी रहता है। स्वर्णा खाते हुए फिर से कहती है, अरे हाँ मैं पूछना भूल गई, तुम भाई के साथ एडजस्ट कैसे हो गई? मतलब पहले तो उन्हें देखकर ही डरती थी, अब उनके करीब आने पर डर नहीं लगता। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। प्रन्या कहती है, बोला तो थोड़ा थोड़ा लगता है। स्वर्णा ये सुनकर सर हिलाकर खाने लगती है। प्रन्या आराम से छोटी जजा खाए जा रही थी पर तभी अचानक उसका फोन रिंग होती है। प्रन्या स्क्रीन पर देखती है तो अव्यान का कॉल था। ये देखते ही प्रन्या तुरंत कॉल रिसीव करके हेलो कहती है। अव्यान उधर से सख्ती से कहता है, जो पकड़ा है चुपचाप उसे नीचे रखो, तुम्हें पता भी है ये कितना ज्यादा अनहेल्दी है। और स्वर्णा से भी कहूँ कि वो भी न खाएं। प्रन्या अपने पास रखी पिज्जा को देखती है, फिर स्वर्णा के खाते हुए बर्गर को। प्रन्या धीरे से कहती है, लास्ट बार है, हम फिर कभी नहीं खाएंगे। वैसे भी नहीं खाएं तो खाना और पैसा दोनों वेस्ट हो जाएगा। इतना बोलते ही प्रन्या को कुछ ख्याल आता है। वह इधर से उधर देखते हुए कहती है, आपको कैसे पता कि हम लोग क्या कर रहे हैं? अव्यान इस वक्त ऑफिस में बैठा लैपटॉप पर प्रन्या और स्वर्णा को देख रहा था। प्रन्या के ये सवाल करते ही वह तुरंत कहता है, अगली बार जंक फूड को हाथ लगाया तो हाथ काट दूंगा। गलती से भी तबीयत खराब हुई न तो देखना मैं क्या करता हूँ। अव्यान वार्निंग देकर तुरंत कॉल कट कर देता है। प्रन्या डर और नर्वसनेस के भाव से फोन को देखती है। प्रन्या के एक्सप्रेशन देखकर स्वर्णा कहती है, क्या हुआ, किसका कॉल था? प्रन्या तुरंत होश में आकर नमे सिर हिलाती है और पिज्जा डर से बहुत धीरे धीरे खाने लगती है। स्वर्णा एक नज़र प्रन्या के एक्सप्रेशन देखती है फिर कुछ भी न बोलकर खाने लगती है। स्वर्णा खा ही रही थी तभी अचानक उसकी नज़र एक और चली जाती है जहां एक सिद्धार्थ बैठा हुआ था। उसके लेफ्ट हाथ पर बैंडेज थी जिसे देखते ही स्वर्णा को उस दिन की याद आ जाती है।
उस इंसिडेंट को याद करके स्वर्णा अपनी नजरें झुकाती है, फिर कुछ पल बाद उसे फिर से देखने लगती है। स्वर्णा को अपने दिए हुए खरोंच से बहुत ज्यादा शर्मिंदा महसूस हो रही थी, लेकिन वह सिद्धार्थ के पास जाना भी नहीं चाहती थी। प्रज्ञा और स्वर्णा का खाना खत्म होता है तो दोनों उठकर अब वहां से जाती हैं। होटल के बाहर दोनों अपनी कार की ओर जा ही रहे थे, तभी पीछे से किसी की आवाज आती है। एक्सक्यूज मी मैम। प्रज्ञा और स्वर्णा दोनों मुड़कर पीछे देखते हैं। दोनों की ओर एक आदमी दौड़ता हुआ आ रहा था। स्वर्णा को वह आदमी देखा देखा सा लग रहा था। वह लड़का स्वर्णा के पास आकर एक कार्ड बढ़ाते हुए कहता है, हाय मैं मिस्टर सिद्धार्थ ओब्रॉय का असिस्टेंट समीर हूँ। उन्होंने आपके लिए ये भेजा है और कहा है कि आप उनसे मिलने घर आएं। सिद्धार्थ ओब्रॉय प्रज्ञा के मुंह से बेख्याली में निकल जाता है। स्वर्णा थोड़ी कंफ्यूज्ड होकर पूछती है, लेकिन क्यों, मैं उनसे क्यों मिलूं? समीर स्वर्णा की बात सुनते ही कहता है, देखिए मैम, मुझे उन्होंने ये सब नहीं कहा, जितना कहा है मैंने आपको कह दिया। प्रज्ञा सोचते हुए तुरंत कहती है, ये वही टीवी स्टार सिद्धार्थ ओब्रॉय है जिसे देखने के लिए लड़कियां मरती हैं। समीर हाँ में सिर हिलाकर जी हाँ में जवाब देता है। ये सुनते प्रज्ञा खुश होकर कहती है, यार अर्ना तो ले लेना, इतना फेमस हीरो तुम्हें पर्सनली घर आने के लिए कह रहा है। स्वर्णा लेना बिल्कुल नहीं चाहती थी, पर प्रज्ञा के जिन से वह ले लेती है। समीर अब वहां से जाता है तो प्रज्ञा और स्वर्णा भी कार में बैठकर निकल जाते हैं। 95 दैट्स व्हाई आई कॉल बेबी गर्ल। पूरे दिन बीत जाने के बाद रात हो जाती है। आव्या, रुद्र और ध्रुवंश अब डिनर करने के लिए बैठे थे। रुद्र ने कुछ ऑर्डर नहीं किया था, वह बस बैठा हुआ था। आव्या और ध्रुवंश खा रहे थे। आव्या रुद्र को देखते हुए कहती है, तभी से तो तुम मेरे साथ हो, कुछ खाया नहीं, तुम्हें भूख नहीं लग रही? ये बोलते हुए आव्या बहुत उदास होकर रुद्र को देखती रहती है। रुद्र आव्या को देखकर फटाक से जवाब देता है, मॉम को कुछ खिलाऊंगा तभी मैं कुछ खाऊंगा, अदरवाइज मुझे भूख नहीं लगती। मॉम शब्द सुनते ही ध्रुवंश कंफ्यूज्ड हो जाता है। वह सोचते हुए कहता है, तुम तो नाजायज औलाद हो न अपने बाप के, जिसे अपनी माँ के बारे में बिल्कुल नहीं पता। आव्या ये सुनकर ध्रुवंश को नाखुश होकर देखती है और फिर रुद्र को देखती है। रुद्र के चेहरे पर इस वक्त कोई इमोशंस नहीं थे, वह बिल्कुल चुप था। रुद्र अपने चेयर से चुपचाप उठकर खड़ा होता है और वहां से चला जाता है। पता नहीं क्यों, लेकिन ध्रुवंश को भी अपने बोले गए शब्द पर बहुत ज्यादा पछतावा होने लगता है। उसने ऐसी बात कह दी थी जो किसी के बड़ी ही दिल में चोट पहुंचा सकती हो। आव्या दुखी होकर रुद्र को देखती हुई खाना छोड़ देती है। ध्रुवंश भी अपना चम्मच नीचे कर लेता है और आव्या को देखकर कहता है, कुछ गलत कह दिया है क्या मैंने? आव्या हाँ में सर हिलाकर कहती है, रुद्र की मॉम कोमा में है और वो अपनी मॉम से बहुत प्यार करता है। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। नैना के बारे में सोचकर आव्या को रुद्र की हालत की बहुत ज्यादा फिक्र होने लगती है। वह उठकर कहती है, आई थिंक मुझे जाकर देखना चाहिए। आव्या जैसे ही जाने के लिए कदम बढ़ाती है, ध्रुवंश तुरंत उससे कहता है, नो ट्यूलिप, तुम बैठो, मैं देखकर आता हूँ। आव्या हैरान हो जाती है। वह कुछ कहती उससे पहले ध्रुवंश चला जाता है। आव्या कुछ सोचते हुए चेयर पर बैठ जाती है। रुद्र होटल के टेरेस पर खड़ा हुआ चांद की चांदनी को देख रहा था। उसके दोनों हाथ पॉकेट पर थे और उसकी नजरें बस एकदम चांद को निहार रहा था। रुद्र के आंखों के सामने एक प्रेग्नेंट औरत हंसते हुए दिख रही थी। उसके कानों में कई सारी आवाजें गूंज रही थीं, कुछ हंसने की, तो कुछ रोने की, तो कुछ दर्द से चीखने की। उन आवाजों में खुशी कम दर्द ज्यादा थी। रुद्र को अचानक ही अपने कंधे पर किसी की हाथ महसूस होती है। रुद्र बिना उस मुड़े बस चुपचाप सा चांद को देखता ही रहता है। ध्रुवंश रुद्र के साइड खड़ा होकर उसे देखते हुए कहता है, मुझे पता नहीं था कि तुम्हारी मॉम तुम्हारे पास है। रुद्र चुपचाप सा रहता है, ध्रुवंश की बातों का कोई जवाब नहीं देता। ध्रुवंश कुछ पल रुद्र को देखता रहता है। रुद्र की चुप्पी उसके अंदर उमड़ते जज्बात को दिखा रहे थे जिसे रुद्र छुपाने की कोशिश कर रहा था। रुद्र को देखते हुए ध्रुवंश भी अब चांद को देखने लगता है। उसके मन में बहुत अजीब से ख्याल आने लगते हैं। ध्रुवंश चुप था, लेकिन उसका मन बहुत बेचैन। उसका दिल बार बार उससे रुद्र के अंदर के दर्द को दिखाने की कोशिश कर रहा था। जब कोई कोमा में रहता है तो कैसा लगता है, ध्रुवंश ने बहुत अच्छे से महसूस की थी, क्योंकि काव्या भी तो उसकी माँ ही थी और पूरे 18 साल तक उसने भी काव्या की हालत देखी थी और साथ ही अभियान की भी। ये सब कुछ सोचते हुए ध्रुवंश अचानक ही रुद्र के गले लगकर कहता है, आई एम सॉरी भाई। ध्रुवंश के जज्बात न रोक सके। वह बहुत अच्छी तरीके से जानता था कि उसके पास खड़ा इंसान उसका भाई है जिसका खून उससे मिलता था। भले दादी एक न थी, लेकिन दादा तो एक था। दोनों के ही अंदर प्रवीण सूर्यवंशी का खून दौड़ रहा था।
रुद्र अब भी एक्सप्रेशनलेस था। उसी तरह से वह चुपचाप ध्रुवंश की पीठ पर हाथ रख लेता है। दोनों को ऐसा देखकर दूर खड़ी आव्या की आंखों में इस वक्त आंसू आ जाते हैं। दोनों का मिलन बहुत ही ज्यादा इमोशनल था। ध्रुवंश के इमोशंस बिल्कुल श्रेष्ठा पर गए थे। कभी कभी वह श्रेष्ठा की तरह इमोशनल हो जाता है। आव्या अपने आंसुओं को पोंछकर जल्दी से टेरेस से नीचे उतर जाती है। आव्या दोनों को ये बिल्कुल नहीं दिखाना चाहती थी कि उसने दोनों को देख लिया। आव्या की पलकें गीली थी और उसके होठों पर बड़ी सी स्माइल थी। जो वह चाहती थी वह हो चुका था। कुछ आधे घंटे बाद रुद्र और ध्रुवंश आते हैं। ध्रुवंश टेबल पर रखा अपना फोन उठाते हुए कहता है, ट्यूलिप में जा रहा हूँ, मुझे कुछ काम याद आ गया। आव्या उदासी से कहती है, अभी। ध्रुवंश हाँ में सिर हिलाकर आव्या को साइड हग करके उसके माथे पर किस कर लेता है, फिर कहता है, मैं तुम्हें ड्रॉप नहीं कर सकता क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आव्या उदासी से मुंह बनाकर कहती है, ओके बाय। ध्रुवंश रुद्र को एक नज़र देखता है फिर वहां से चला जाता है। आव्या ध्रुवंश को देखती रहती है। तभी रुद्र उससे कहता है, लेट्स गो बेबी गर्ल, आई ड्रॉप्ड यू। कहते हुए रुद्र आगे बढ़ने लगता है। तभी आव्या रुद्र के पास जाकर बेहोशी हालत बना लेती है। आव्या गिरती उससे पहले रुद्र उसे कमर से पकड़ लेता है। आव्या रुद्र के गले में बाहें डालकर कहती है, टुडे आई एम वेरी हैप्पी। भगवान ने मेरी जिंदगी में चुन चुन कर बेस्ट लोगों को दिया है। मम्मा, डैडा, भाई, अंश, मॉम, डैड, अर्ना, भाभी, चाचू, और अब तुम। इतना बोलते हुए आव्या रुक जाती है। अल्पविराम। अब उसके दिमाग में उसका पूरा परिवार घूमने लगती है। आव्या दुख के मंजर में डूबी हुई रुद्र के गले से अपने हाथ हटा लेती है। रुद्र आव्या के हर एक बदलते एक्सप्रेशन को देख रहा था। रुद्र आव्या के ध्यान को भटकाने के लिए कहता है, नाउ कम ऑन, अदरवाइज आई विल ईट यू। आव्या अपने ख्यालों से बाहर आती है और सब कुछ भूलकर मासूम सा चेहरा बनाकर कहती है, मुझे गोदी करो। रुद्र भौहें चढ़ाए उसे देखता है फिर कहता है, क्या तुम्हारे पास अपने पैर नहीं है बेबी गर्ल। आव्या मुंह बनाकर रुद्र को देखती है। आव्या के चेहरे को देखकर रुद्र आव्या को गोद में उठा लेता है। आव्या के फेस पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। रुद्र आव्या को ले जाते हुए कहता है, दैट्स व्हाई आई कॉल यू बेबी गर्ल। बोलते हुए रुद्र सीधा जाने लगता है। वहां आसपास के लोग उन्हें ही देख रहे थे। आव्या मुस्कुराते हुए कहती है, ओके देन आई कॉल यू बेबी बॉय। रुद्र तुरंत ही उसे कहता है, शट अप, आई एम नॉट अ बेबी बॉय, आई एम योर फ्यूचर बेबीज फादर। बोलते हुए रुद्र कार के पास ले जाकर आव्या को बैठाता है। आव्या हंसते हुए रुद्र को देखकर कहती है, कितना अजीब साउंड कर रहा है न ब एबी बॉय तुम पर। रुद्र कार में बैठकर आव्या को घूरता है क्योंकि आव्या रुद्र को चिढ़ाते हुए जोर जोर से हंस रही थी। सीरियसली बेबी बॉय रुद्र पर बहुत ज्यादा अजीब साउंड कर रहा था। रुद्र कुछ देर तक आव्या को घूरता है फिर कार स्टार्ट करता है। कार अब वहां से चल पड़ती है। वहीं इधर अव्यान के कमरे में। अव्यान वॉशरूम में था। प्रज्ञा लेटी हुई थी और उसे बहुत अजीब सी लग रही थी। वॉशरूम का दरवाजा एक आवाज के साथ खुलता है। आवाज सुनकर प्रज्ञा झट से अपनी आंखें बंद कर लेती। अव्यान एक नज़र प्रज्ञा को देखकर एक फाइल लेकर सोफे पर बैठ जाता है। प्रज्ञा धीरे से अपनी आंखें खोलकर अव्यान को चुपके से देखती है। तभी उसे बहुत अजीब लगता है। प्रज्ञा चादर को फेंककर दौड़कर वॉशरूम चली जाती है। अव्यान सिर उठाकर एक नज़र वॉशरूम की ओर देखता है। तभी उसे प्रज्ञा के खांसने की आवाज आती है। प्रज्ञा बहुत ही ज्यादा जोर जोर से खांस रही थी। यह सुनकर अव्यान थोड़ा घबरा सा जाता है। वह फाइल को टेबल पर पटककर वॉशरूम की ओर बढ़ जाता है। वॉशरूम में जाकर देखता है तो प्रज्ञा वॉश बेसिन के सामने खड़ी होकर वॉमिटिंग कर रही थी। अव्यान ये देखकर चुपचाप प्रज्ञा को देखते रहता है। प्रज्ञा आईने से अव्यान को देख लेती है। वह अपना मुंह साफ कर मुड़ती है। अव्यान बिना कुछ बोले वॉशरूम से निकल जाता है। प्रज्ञा इस वक्त अंदर अंदर डर रही थी। पिज्जा की वजह से उसकी तबीयत खराब हो चुकी, जिसके लिए अव्यान ने मना किया था। प्रज्ञा डरते हुए धीरे धीरे वॉशरूम से बाहर निकलती है। प्रज्ञा सिर झुकाए ही बेड के पास जाती है। तभी उसे अव्यान की आवाज आती है, कम हियर। प्रज्ञा अचानक अव्यान के बुलाने से हल्का हिल सी जाती है। वह धीरे धीरे अपनी नजरें ऊपर करते हुए अव्यान को देखती है जो सोफे पर टिककर आंखें बंद किए हुए था। प्रज्ञा थोड़ा डरते हुए वहीं खड़ी होकर हकलाते हुए कहती है, मम्मा मुझे नना नींद आ रही है। इतना बोलते ही जैसे ही प्रज्ञा एक कदम बेड की ओर बढ़ाती है तभी उसे अव्यान की सर्द आवाज सुनाई देती है, आई सेड कम हियर। प्रज्ञा जल्दी से अव्यान के पास चली जाती है। प्रज्ञा फिर से हकलाते हुए कहती है, मम्मा मैं फिर का कभी नना नहीं का कर करूंगी। अव्यान प्रज्ञा को खींचकर टेबल पर बैठाता है। प्रज्ञा उसे बस डर से देखे जा रही थी। अव्यान आंखें बंद किए हुए ही प्रज्ञा से कहता है, नाउ ईट मी।
जैसे तुमने जंक फूड खाए वैसे मुझे खाऊं। प्रन्या समझ नहीं पाती कि अव्यान आखिर कहना क्या चाह रहा है। अव्यान आंखें खोलकर झटके से प्रन्या के चेहरे पर झुकता है। प्रन्या डर से पीछे हो जाती है। अव्यान अपनी सर्द नजरों से प्रन्या को घूरता रहता है, फिर उसे अचानक ही अपने गोद में खींचकर बैठा लेता है। प्रन्या कसकर अव्यान की बाजुएं पकड़ लेती है। अव्यान प्रन्या के चेहरे पर हाथ घुमाते हुए कहता है, मैंने मना किया था न खाने के लिए, नाउ जस्ट ईट मी। प्रन्या नजरें झुकाए जवाब देती है, सॉरी। अव्यान प्रन्या के होठों को सहलाते हुए एकदम सर्द आवाज में कहता है, व्हाट सॉरी, जो कहा है वो करो। प्रन्या कुछ पल चुपचाप बैठी रहती है, फिर कुछ वक्त बाद आगे बढ़कर अव्यान के गाल पर बाइट करती है। प्रन्या जैसे ही पीछे होती है, अव्यान पीछे से उसकी गर्दन पकड़कर उसके गाल को बहुत जोर से काट लेता है। प्रन्या की दर्द से अव्यान के बाजुओं पर पकड़ कस जाती है। अव्यान पीछे होकर फिर से कहता है, नेक्स्ट टर्न। प्रन्या अव्यान के गर्दन पर थोड़ा जोर से बाइट करती है। उसके पीछे हटते ही अव्यान प्रन्या के गर्दन पर अपने दांत गड़ा देता है। प्रन्या सिसक उठती है। वह सिसकते हुए कहती है, आह, बहुत दर्द हो रहा है। अव्यान फिर से कहता है, नेक्स्ट टर्न। प्रन्या दर्द से अव्यान को देखती है। अव्यान की नज़र दूसरी ओर थी। प्रन्या अब फिर से अव्यान के गर्दन को थोड़ा और जोर से काटती है, जिससे उसके दांतों के निशान उस पर आ जाते हैं। उसके बाद अव्यान प्रन्या के दूसरे साइड गर्दन को काटता है। इस बार अव्यान के दांत थोड़े अंदर तक के थे, जिससे प्रन्या की चीख निकल जाती है। वह रोते हुए कहती है, बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज छोड़िए। आह। अव्यान 10 मिनट तक उसे काटता है, फिर उससे दूर होकर प्रन्या के चेहरे को देखता है। प्रन्या के आंखों में दर्द से आंसू दिख रहे थे। अव्यान प्रन्या के आंसुओं को पोंछता है। प्रन्या सिर झुकाए सिसकने लगती है। अव्यान प्रन्या को गोद में उठाकर अब बेड पर ले जाकर लेटा देता है। प्रन्या अब तक रोते हुए सिसक रही थी। अव्यान फर्स्ट एड बॉक्स लेकर प्रन्या के पास बैठता है। अव्यान प्रन्या के बालों को पीछे करके अपने काटे हुए जगह पर दवाई लगाते हुए कहता है, जब बात न सुनकर खुद को चोट पहुंचाओगी तो सजा तो जरूर मिलेगी। दर्द भी मैं दूंगा, मरहम भी मैं दूंगा। प्रन्या की अचानक ही सिसकी निकल जाती है, क्योंकि अब उसके बाइट माप पर हल्का जलन सी होती है। अव्यान झुककर प्रन्या के गर्दन पर धीरे धीरे फूंकते हुए ठंड हवा का एहसास कराता है, जिससे प्रन्या को बहुत ज्यादा राहत मिलती है। अव्यान अब धीरे से प्रन्या के माथे पर किस करके पीछे हट जाता है और ड्रॉ से एक दवाई निकालकर उससे कहता है, ये खा लो, तुम्हारी वॉमिटिंग नहीं होंगी। प्रन्या चुपचाप बैठकर दवाई खा लेती है और लेट जाती है। अव्यान प्रन्या को कंबल ओढ़ाता है और खुद जाकर सोफे पर फिर एक बार बैठ जाता है। प्रन्या अब आंखें बंद करके अव्यान के दर्द को सहते हुए सो जाती है।